जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, रीजनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट श्री शांतमनु जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित वाइस चांसलर्स, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, डिफरेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, ऑनरेबल प्रिंसिपल्स, फैकल्टी मेंबर्स और विद्यार्थी मित्रों, मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एसीएस हायर एजुकेशन और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मुझे लगता है वर्ष भर में ये पहला बड़ा कार्यक्रम है एनईपी को लेकर के। शांतमनु जी ने कविता बनाई तो मैंने कहा मैं भी 2 लाइन लिख देता हूँ। तो उसी समय मैंने लिखा कि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक का आधार नहीं है। जो आपने कहा उसी को मैंने दूसरे भाषा में कह दिया। मित्रों, 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ थी। पिछले 5 वर्षों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने स्कूल तथा हायर एजुकेशन के परिदृश्य में काफ़ी कुछ बदलाव किया है और अब ज़रूरत है कि हमें विचार करना चाहिए कि जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए था हम पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए। डॉक्टर दिनेश सिंह जी ने उसका संकेत मुझे लगता है अपने उद्बोधन में दिया है। स्वाभाविक रूप से जो कुछ हमें हासिल करना था कि कैसे हॉलिस्टिक और इंक्लूसिव फ्यूचर रेडी एजुकेशन सिस्टम हम जम्मू कश्मीर में बना सकें, जब हम खुद आत्मावलोचन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तब हमें ईमानदारी से समझ में आता है कि हम कहाँ पहुँचे हैं। इन वर्षों के परिवर्तन का अगर तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो निश्चित रूप से ये तो हमें समझ में आएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो परिवर्तन स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में हुए हैं, पहले शायद ये नहीं हो रहे थे। लेकिन ये भी हमें समझ में आएगा कि वास्तव में जो परिवर्तन हम करना चाहते थे, हम उसका ईमानदारी से मूल्यांकन करें, वो हम कर पाए या नहीं कर पाए। और इसलिए अगर कोई भी विचार करेगा तो 21वीं सदी की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति एनईपी हो सकती है, क्योंकि पहली बार एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी हमें मिली है जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर को देश के एस्पिरेशन के साथ अलाइन करने में सहयोग कर सकती है। मैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन साहब की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। एक बार संवाद के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने में लगभग 5 वर्ष से ज़्यादा समय लगा था। लाखों स्टेक होल्डर्स के सुझावों का निचोड़ लेकर के ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था और इसलिए ये पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें साझा राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी परिलक्षित होता है और जिसे हम गर्व से कह सकते हैं कि यह व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला भी हो सकता है। मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि विकसित भारत की यात्रा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे महत्वपूर्ण ड्राइवर हो सकता है। एक ऐसे एजुकेशन सेक्टर को काफ़ी हद तक डेवलप करने में सफल हो सकता है जो न केवल नॉलेज प्रदान करे बल्कि अमृत पीढ़ी के चरित्र निर्माण के साथ साथ हमारे बच्चों के संस्कार, संवैधानिक मूल्यों को भी स्थापित कर सकता है। अगर स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र को देखें
तो इसमें भी अनेक बदलाव हुए हैं, कई क्रांतिकारी निर्णय हुए हैं। आधुनिक युग की ज़रूरतों के अनुसार पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्कूलों का अपग्रेडेशन, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा, वास्तुकला, बच्चों को खेल खेल में और गतिविधियों के माध्यम से सिखाने की परंपरा, ये रिवाइव करने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसके अलावा कम से कम क्लास 5 तक के छात्रों को मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेज में शिक्षा देने का प्रोत्साहन मिले, ये कोशिश हो रही है। समान और समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है और बच्चों में कैसे साइंटिफिक टेम्पर विकसित कर सकते हैं, इसके लिए भी काफ़ी प्रयत्न, चाहे वाटर टिंकरिंग लैब हो, स्किल बेस्ड एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशन हो। मुझे लगता है कि एक उज्जवल भारत की मजबूत नींव रखने का प्रयत्न हो रहा है। हायर एजुकेशन में अभी चर्चा हुई, डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने प्रेजेंटेशन में भी कहा कि डिज़ाइन योर ओन डिग्री का जो कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के कई विश्वविद्यालयों ने प्रारंभ किया है, उसकी चर्चा पूरे देश में है। कुछ वर्ष पूर्व तक शायद हमारी कल्पना में भी ये नहीं था कि ऐसा प्रोग्राम हम कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट तो सोच भी नहीं सकता था कि वह स्वयं अपना करिकुलम तय कर पाएगा, स्पेशलाइजेशन, माइनर्स, मेजर सब्जेक्ट्स, अपने स्किल और इंटरेस्ट, अपनी रुचि के अनुसार वो सेलेक्ट कर पाएगा। ये शायद यहाँ का स्टूडेंट या देश का स्टूडेंट तो पहले नहीं सोचता था। मैं डॉक्टर दिनेश सिंह जी और उनकी पूरी टीम को, साथ साथ अपने सभी वाइस चांसलर को हृदय से साधुवाद देता हूँ ये नए आइडिया और इनोवेशन के लिए। इस इनोवेटिव पहल के द्वारा मैं मानता हूँ कि हर एक स्टूडेंट के सक्सेसफुल प्रोफेशनल कैरियर की नींव तैयार हो रही है। एप्लीकेटिव लर्निंग, स्किल इन्हेंसमेंट, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ को प्रमोट करने का प्रयत्न हो रहा है तथा साथ ही साथ हमारे यूथ के लिए एक ऐसा वातावरण, इन्वायरमेंट तैयार हुआ है जो बदलते परिवेश के मुताबिक ग्लोबल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल तथा टेक्निकल इशूज़ पर निरंतर उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे। एक कहानी मुझे याद आ रही है, पहले भी मैंने सुनाया है। तानसेन का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना है। तानसेन बड़े प्रसिद्ध गायक थे, संगीतज्ञ थे। अकबर के दरबार में वो संगीत बजाते थे, गायन भी करते थे और अकबर तल्लीन हो जाते थे। तो एक बार सम्राट अकबर ने उनसे पूछा कि तानसेन, तुम इतने बड़े संगीतज्ञ हो, इतना बढ़िया बजाते हो, गाते हो, तुम्हारा गुरु कौन है? क्या तुम मुझे अपने गुरु से मिला सकते हो? तो तानसेन ने कहा, साहब हमारे गुरु यहाँ आपके दरबार में नहीं आएंगे, इसलिए अगर उनसे मिलना है तो आपको अपने महल से निकल करके चलना पड़ेगा। फिर तय हुआ और तानसेन और सम्राट अकबर रात के अंधेरे में दोनों गए नदी के किनारे। तो तानसेन के जो गुरु थे पंडित हरिप्रसाद, अंधेरी रात में तल्लीन थे, अपने संगीत में रमे हुए थे। दूर से देखा इन लोगों ने और संगीत को सुनने के बाद अकबर भी रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू था और तानसेन की आंखों में भी आंसू था। फिर वो लौटने लगे लोग। तो अकबर ने कहा कि तानसेन, तुमको मैं बहुत बड़ा संगीतज्ञ मानता था, लेकिन आज जो मैंने देखा तुम्हारे गुरु को, तो मुझे लगता है कि अभी तुम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हो। कारण क्या है तुम्हारे इतने विद्वान गुरु, इतने बड़े संगीतज्ञ? तो उसने कहा, साहब देखिए, मैं कुछ पाने के लिए संगीतज्ञ बना हूँ आपके दरबार में, और हमारे गुरु सब कुछ पा चुके हैं और वो किसी दरबार के मोहताज नहीं है। तो हमारी व्यवस्था ऐसी है कि तानसेन हमें चाहिए लेकिन हरिप्रसाद नहीं चाहिए। अब अगर हम ऐसा कर सके कि नहीं, पंडित हरिप्रसाद जैसे लोग भी हमारी शिक्षा के सिस्टम, एजुकेशन के सिस्टम में सम्मानपूर्वक रह सके, तो यकीन मानिए
कोई दुनिया की ताकत हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में रोक नहीं सकेगी, लेकिन हमें अपना माइंडसेट बदलना है। हम चाहते हैं कि हम सब कुछ करें, लेकिन अवरोध हम ही खड़ा करते हैं। तो मुझे लगता है ये मेरे अंदर भी है, सबके अंदर होगा, कुछ लोगों में ना हो। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम वास्तव में देश को चाहते हैं, अगर राष्ट्र के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है, तो खुद से हमें ये सोचना होगा कि हमें तानसेन की जगह पंडित हरिप्रसाद को कैसे स्वच्छंदतापूर्वक काम करने का अवसर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी की दो बातें मुझे ध्यान में आती हैं, जो मैं एनईपी के 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आपके समक्ष रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को युग निर्माता और समाज निर्माता तैयार करने होंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मन की रचना किताबों से नहीं होती, बल्कि हमें वैसा वातावरण, एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। मैं समझता हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रधानमंत्री जी की दोनों बातें पूरी तरह प्रतिबिंबित होती हैं। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में मैं जरूर कह सकता हूं कि हायर एजुकेशन सेक्टर में एक नया वातावरण तैयार करने में काफ़ी हद तक, कम से कम यूनिवर्सिटीज़ में हम सफल हुए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के महज कुछ दिनों बाद ही मैं जम्मू कश्मीर आया था, 7 अगस्त 2020 को। कोविड पैंडेमिक की बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, लेकिन उस दौरान भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी शुरू की गई और 20 और 21 सितंबर को श्रीनगर में और जम्मू में 2 बड़े वर्कशॉप आयोजित किए गए। मैं दोनों समारोहों में मौजूद था। एक में प्रोफेसर कस्तूरी रंगन साहब खुद एक वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे, और दूसरे को यूजीसी के चेयरमैन जो पहले थे वो थे, और अनेक एकेडमिशियंस देश के आए थे। उस समय मैं कह सकता हूं कि एकेडमिक वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच जो दीवारें हैं वो कैसे ध्वस्त हो सकती हैं, थोड़ा बहुत कल्पना हम लोगों के दिमाग में उसके कारण आई थी। और ये भी समझ में आया था कि तभी एजुकेशन सिस्टम देश के एस्पिरेशंस के साथ अलाइन हो सकता है। इस काम को काफ़ी हद तक हमारे यूनिवर्सिटीज़ ने, हायर एजुकेशन ने पूरा किया है, लेकिन सफ़र अभी बहुत लंबा है। अभी डायरेक्टर हायर एजुकेशन प्रेजेंटेशन दे रहे थे। 144 में से 144 में से 74 कॉलेजेस को नैक एक्रेडिटेशन मिला है। इस सितंबर में जारी की गई NIRF रैंकिंग में नेशनल लेवल पर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 34th पोजीशन और जम्मू यूनिवर्सिटी ने 51st पोजीशन हासिल की है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 8th और जम्मू यूनिवर्सिटी ने 21st रैंकिंग हासिल की है। एग्रीकल्चर साइंस की कैटेगरी में स्कास कश्मीर ने 7th और स्कास जम्मू ने 23rd पोजीशन हासिल की है। वैसे ही इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी, मैं कह सकता हूं कि कई दृष्टि से, कई मानकों पर बहुत ही उत्कृष्ट और सराहनीय प्रयास किया है। अन्य यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की रैंकिंग में भी काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक एकेडमिक वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड एक जैसे हमें नहीं दिखाई पड़ेंगे, तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। हमारा लक्ष्य यानी हमारा बचा हुआ कार्य, ये 2 महत्वपूर्ण बदलावों पर टिका है। पहली बात हमें समझनी होगी कि अमृत काल में ग्रोथ कॉलेज की डिग्री से नहीं, बल्कि ह्यूमन कैपिटल की स्किल और वैल्यू से संचालित होने वाले। दूसरी बात, कोई भी स्कूल या कॉलेज ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाने का जोखिम नहीं उठा सकता जो आज विश्व और उसमें हो रहे बदलाव के संदर्भ में बिल्कुल इररिलेवेंट या अप्रासंगिक है। और इसलिए एजुकेशन सेक्टर में इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है।
और सही तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन और होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो काम मैंने पहले ही कहा डॉक्टर दिनेश सिंह जी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर की हायर एजुकेशन काउंसिल और यूनिवर्सिटी ने किए हैं, अनेक पड़ाव हमने पार किए हैं, लेकिन अभी मंजिल अभी दूर है। आज इस कॉन्क्लेव में सभी स्टेक होल्डर्स उपस्थित हैं, इसलिए मैं अपनी ओर से कुछ बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले हमें सोचने की ज़रूरत है कि आज जो रिसर्च हो रहे हैं क्या वो कोई नई आइडिया जनरेट कर रहे हैं, नए स्किल डेवलप करने का आधार क्या उनसे तैयार हो रहा है, या समाज के ज्ञान प्रवाह को कोई नया दृष्टिकोण हम दे पा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि शायद हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में होगा। मुझे लगता है इस दिशा में हमें एक मैकेनिज्म डेवलप करने की ज़रूरत है जो इस बात का ध्यान रखे और रिसर्च प्रोजेक्ट्स कैसे भविष्य उन्मुख हम बना सकते हैं। दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है, सभी प्रोफेसर टीचर्स इनको साहसी होना बड़ा ज़रूरी है और स्टूडेंट्स को साहसी बनाना। हम खुद अभी उसी इनर्सिया में हैं, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हमारे अंदर ही है, उसको हम कैसे ख़त्म करें। और मैंने कहा साहसी होना, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति। एक छोटा राज्य था, उसके राजा थे और उनको सूचना मिली कि पड़ोस का एक बड़ा राजा जिसका राज्य बहुत बड़ा है हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। राजा बहुत चिंतित हुए, अपने सेनापति को बुलाया उन्होंने और बताया कि साहब ऐसे ऐसे सूचना मिली है। तो सेनापति ने कहा साहब देखिए उनकी सेना हमसे तिगुनी बड़ी है और उनसे युद्ध लड़ना ये बेकार का काम है, हमें नहीं लड़ना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। राजा बहुत परेशान थे, दुखी थे, क्या करें। तो बचपन में उनको जिस टीचर ने पढ़ाया था उस टीचर में उनका बड़ा फेथ था। तो रात को उठे और जाके अपने, वो वृद्ध हो गए थे बेचारे, बुजुर्ग आदमी, उनसे जाके मिले और अपनी समस्या बताई कि ऐसी ऐसी सूचना मिली है, पड़ोस का एक राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है, उसकी सेना हमारी सेना की 3 गुनी 4 गुनी बड़ी है, वो हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है, करें क्या। वैसे तो आप टीचर हैं, लेकिन मुझे लगा कि आप मेरे गुरु रहे तो मैं आप ही से सलाह करता हूँ। तो उनके टीचर ने उन्हें सलाह दी कि भाई देखो ऐसा है कि 2 काम मैं तुम्हें बता दूँ। पहला कि उस सेनापति को अरेस्ट कर लो और उसको जेल में डाल दो जिसने कहा कि युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, और दूसरा कि मुझे अपना सेनापति नियुक्त कर दो। राजा बहुत परेशान किए, कलम का आदमी, किताब पढ़ाने वाला, ये युद्ध कैसे लड़ेगा। लेकिन बचपन से उनमें बड़ा विश्वास था कि हमारे गुरु हैं, तो उन्होंने उनकी बात मान ली। वो वृद्ध टीचर आया, सेना के सभी जवानों के साथ बैठा, उनको प्रोत्साहित किया और कहा कि चलिए युद्ध लड़ना है, युद्ध में हमारी जीत होगी। रास्ते में जंगल था, एक मंदिर था, मंदिर पर रुके वो और कहे कि भाई देखो मैं ज़रा मंदिर में होके आता हूँ और ईश्वर से पूछता हूँ कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो जा करके पूजा किया, बाहर आया, एक सिक्का था, सिक्का उछाल दिया और सैनिकों से कहा कि देखो अगर हेड गिरेगा तो हमारी विजय सुनिश्चित है। तो सिक्का उछालने के बाद जब सिक्का गिरा, सबने देखा तो हेड ही था। तो टीचर ने कहा सैनिकों से कि देखो अब तो तुम लोग हारना चाहोगे तो भी हार नहीं होगी, जीत हमारी सुनिश्चित है और ये ईश्वर ने तय कर दिया है। अब वो कम सैनिकों वाली सेना 1/3 वो गई और बड़े राज्य की सेना को हरा करके विजय प्राप्त करके वापस आ गई। लौटने के बाद तो राजा ने पूछा कि क्या किया भाई गुरुजी आपने। तो उन्होंने कहा साहब जो सिक्का उछाला हमने दोनों तरफ हेड ही था और उछाल के इतना कॉन्फिडेंस ला दिया सैनिकों में कि वो बड़ी सेना को पराजित करके वापस लौट आए। तो मुझे लगता है ये काम हम कैसे कर सकते हैं, खुद के अंदर भी और बच्चों के अंदर भी, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। अब जिस रिसर्च में 21वीं सदी की रियलिटी प्रतिबिंबित न हो रही हो, जो प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रमोट न कर रहे हैं, उन्हें क्या हमें चलाना चाहिए या बंद करना चाहिए, ये सोचने का समय आ गया है। क्योंकि रियल वर्ल्ड के एकेडमिक सिद्धांत से
उनका लेने देना है या नहीं है। मैं मिशिगन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनका डिपार्टमेंट एक इंजीनियरिंग कंपनी की तरह ऑपरेट करता है। सभी टीचर्स प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करते हैं और स्टूडेंट टीम में वर्कर्स की तरह काम करते हैं। सभी सब्जेक्ट वर्कशॉप में पढ़ाए जाते हैं। पीछे से मोटर चलने की आवाज़ आती है। रियल टाइम में स्टूडेंट्स को एकेडमिक थियोरी और उसके प्रैक्टिकल के तौर पर सीखने का एक अवसर मिलता है। और ऐसे वातावरण से निकला एक स्टूडेंट न सिर्फ किसी कंपनी के लिए बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के लिए एक अनमोल हीरा साबित होता है। दूसरी एक बात मेरे जहन में आती है, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस मात्र किसी एक डिसिप्लिन में नॉलेज ट्रांसफ़र करने के माध्यम नहीं है। अभी डॉक्टर दिनेश सिंह साहब ने बहुत विस्तार से बताया, मैं उसमें समय नहीं ज़्यादा लगाऊंगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन प्राप्त करने स्टूडेंट्स आपके कैंपस नहीं आता है। उसके पास आज इंफॉर्मेशन का बड़ा भारी भंडार है। मोबाइल फ़ोन लगभग सब अधिकांश के पास है। वो अपनी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी शांत करने आता है आपके पास, अपना संदेह अपने डाउट मिटाने आता है आपके पास, कुछ नया खोज करने आता है। वह कैंपस के इंटेलेक्चुअल नेटवर्क का हिस्सा बनने ही आना चाहता है और स्टूडेंट्स को अक्रॉस द डिसिप्लिन सोचने का अवसर हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारे लिए विचार का विषय है। वही कैंपस भविष्य में प्रासंगिक होंगे जो स्टूडेंट्स की नई खोज, कुछ नया विजडम प्राप्त करने की भूख को बढ़ा सकें और शांत कर सकें। इसी भावना के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच पर जम्मू कश्मीर में काम काफ़ी हुआ है। इसे और इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ वर्ष पहले 1500 बिजनेस लीडर्स का एक सर्वे किया। सर्वे का सवाल ये था कि कौन से 2 सब्जेक्ट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं। सर्वे का जो रिजल्ट था वो बड़ा चौंकाने वाला था। पहला सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी और दूसरा था कल्चर। अब ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। उन 2 विषयों की ओर इशारा कर रहा है जो भविष्य में मानवता के लिए बड़े जरूरी होंगे, आवश्यक होंगे। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बड़ी कंपनी सिर्फ तकनीक से नहीं बनती, बल्कि उनके कल्चर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक बड़े मशहूर राइटर थॉमस फ्रीडमैन, उन्होंने लिखा कि विश्व की 2 सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और आर्ट ने मिल करके बनाया है। मैं मानता हूं कि चाहे साइंस हो या ह्यूमैनिटीज़ की डिग्री हो, इन दोनों के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला, स्टूडेंट के व्यक्तिगत खोज की राह को आसान करना और दूसरा, उनके प्रोफेशनल एक्सीलेंस का मजबूत आधार तैयार करना। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करिकुलम, प्रैक्टिकल और इनोवेटिव अप्रोच ये बड़ा आवश्यक है। इसलिए सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को टाइम बाउंड मैनर में डिज़ाइन योर ओन डिग्री जैसे इनोवेटिव प्रोग्राम कितना जल्दी से जल्दी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में भी इसको लेकर के कुछ सवाल होंगे, कुछ संदेह होंगे। उसके लिए अनेक हमारे वाइस चांसलर्स हैं जो मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम अपने अपने कॉलेजेज में एक डेडिकेटेड टीम बना सकते हैं जो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के सवालों का जवाब दे सकती हो, समाधान कर सकती हो उनके संदेह का। मैं समझता हूं कि विभिन्न कारणों से जिस प्रकार आज पूरी दुनिया में परिवर्तन देखा जा रहा है, उस स्थिति में डिज़ाइन योर ओन डिग्री मैं मानता हूं कि आने वाली पीढ़ी का सबसे सशक्त टूल और सपोर्ट सिस्टम साबित होने वाला है। ये सिर्फ डिग्री नहीं है, बल्कि स्टूडेंट की इंडिविजुअलिटी के मुताबिक उसे प्रोडक्टिव बनाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया इसे मैं मानता हूं। और इसलिए आज यहाँ उपस्थित सभी स्टेक होल्डर से
मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी स्टेप्स हैं और टाइम बाउंड मैनर में इसे कैसे हम पूरा कर सकते हैं। हम देख रहे हैं आज बदलाव की तेज गति, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेड टैरिफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते पेनिट्रेशन जैसे अनेक मुद्दों की वजह से विश्व के बड़े बड़े कैंपस में सवाल पूछे जा रहे हैं कि साहब हायर एजुकेशन सेक्टर का भविष्य क्या होगा। और ईमानदारी से देखें हम तो आज इस विषय पर भविष्यवाणी करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। टीचर्स, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स भी पूरे विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि वह क्लासरूम में जो पढ़ा रहे हैं उसमें हर वर्ष कितना परिवर्तन करना होगा। तो ये रेगुलर चलने वाला काम है। हमने बना लिया और कह दिया कि अब 10 साल हम इसी को पढ़ाएंगे, तो इससे काम नहीं होने वाला है। आजकल ये भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को टीचर्स और उनके पेरेंट्स से बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम मालूम है और वो एल्गोरिदम ही आने वाले कुछ वर्षों में इतना परिवर्तन लाने वाला है कि 10 साल बाद के भविष्य और विश्व के स्वरूप के बारे में शायद भविष्यवाणी करने में भी कोई समर्थ नहीं है। मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ कि चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना भी पेनिट्रेशन क्यों न हो जाए, आने वाले भविष्य में कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैंपस में क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और 2 अन्य पहलू प्रॉब्लम सॉल्विंग और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कभी भी इररिलेवेंट नहीं होने वाले। और यही वो सिद्धांत हैं जो हर एक स्टूडेंट को नए आइडियाज़, नए इनोवेशन के लिए प्रेरित कर सकते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स को परिवर्तन के अनुसार खुद को रीइन्वेंट करने के लिए भी साधन मुहैया करा सकते हैं। और इसलिए कैंपस में हो रहे परिवर्तन में इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना होगा कि केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की कैपेबिलिटी हम कैसे दे पाएँ। टेक्नोलॉजी में हो रहे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक डिज़ाइनर को क्लासरूम डिज़ाइन बनाने का एक ऑर्डर मिला। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने कहा कि उसे अपने ऑफिस में वो डिज़ाइन लगानी है जिसे देख करके 2050 का क्लासरूम कैसा होगा ये हम सोच सकें या लोगों को बता सकें। डिज़ाइनर ने 2 महीने का समय मांगा। 2 महीने बड़ी मेहनत की, कम से कम 2 दर्जन डिज़ाइन उसने बनाए। हर डिज़ाइन में तमाम तरह की कल्पना से भविष्य में पैदा हो सकने वाले गैजेट्स भी उसने लगाए। फिर वो संतुष्ट नहीं हुआ। जिस दिन अंतिम तारीख थी, मैंने डेडलाइन आ गई, उस दिन उसने किया क्या कि सभी डिज़ाइन हटा करके एक सामान्य से दिखने वाले क्लासरूम का चित्र बनाया। कोई डिजिटल ब्लैक बोर्ड नहीं, कोई पावर पॉइंट प्रोजेक्टर नहीं, बस बीच में एक टीचर की टेबल और उस पर एक मोबाइल की तस्वीर लगा दी। अब इससे आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ लाइब्रेरीज बल्कि क्लासरूम भी अब हाथों में सिमट गया है। हाथों में सिमटा हुआ वही टूल दुनिया की खिड़की बन गई है। और मैं समझता हूँ कि फ्यूचर रेडी एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए भी हमें इसी स्पिरिट से आवश्यक परिवर्तन करने की ज़रूरत है, ताकि आज का स्टूडेंट फ्यूचर का बेहतरीन प्रोफेशनल बन सके, विकसित भारत के निर्माण में अपनी पूरी क्षमता का योगदान दे सके। मैं समझता हूँ कि मोटे तौर पर जो मुझे समझ में आया, मैंने वो बातें कही हैं। जो हमारे हायर एजुकेशन की समस्या है, मुझे लगता है इसकी चर्चा भी 2 दिन में खुल के होनी चाहिए, क्योंकि जब समस्याएं हम नहीं समझते हैं तो समाधान भी नहीं निकलता है। और कभी कभी लिहाज में हम सोचते हैं कि साहब चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, एलजी साहब बैठे हैं, हम कैसे कहें, वाइस चांसलर साहब हैं, ये एसीएस हायर एजुकेशन क्या सोचेंगे। सोचेंगे तो सोचेंगे,
लेकिन अगर वास्तव में जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन लैंडस्केप को हमें बदलना है, हम चाहते हैं, और विकसित भारत की यात्रा में जम्मू कश्मीर के योगदान को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो मेरा अनुरोध होगा शांतनु जी, इस पर खुल करके चर्चा हो, उसे नोट किया जाए, जो समाधान हम कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि सबका समाधान नहीं, क्योंकि हम जब विश लिस्ट बनाते हैं तो ऐसी